हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी 18 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं साइंस का लगभग 500 ऐसा इम्पोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तमाम वीडियो का PDF फ्री में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पहला सवाल कहता है कि किस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो याद रखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि लोहा ऑक्सीजन से संजोग करके क्या बनाता है। तो लोहा को हम लोग Fe बोलते हैं, यानी फेरम होता है। O2 यानी जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब ये 2Fe बनाता है, अर्थात लोहा को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पे ये फेरस ऑक्साइड बना देता है। क्वेश्चन का सही जवाब फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आसान शब्द में बता दीजिएगा कि लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। याद रखिएगा, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आसान शब्दों में कहे तो N2 गैस भरी जाती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, लोहे में जंग लगना को हम लोग संचारण कहते हैं और संचारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दोस्तों इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि उदासीन जल का pH मान कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, HP सुरेश नामक एक वैज्ञानिकों के द्वारा pH स्केल का आविष्कार किया गया था। उसमें 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहता है। यदि किसी विलयन का pH मान 1 से 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। 7 से 14 के बीच में आएगा तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है और केवल 7 या 7 के बराबर आता है तो वह विलयन उदासीन कहलाता है। इसलिए उदासीन जल का pH मान 7 हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम तो वहीं पे क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अम्लीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है। तो याद रखिएगा, अम्लीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब विद्युत धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद में अधातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखिएगा, अधातुओं की प्रकृति माइनस में होती है, अर्थात ऋणात्मक होती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है या सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा होता है। तो कठोर धातु पूछा जाएगा तो हीरा हो जाएगा और तन्य धातु पूछा जाएगा तो सोना हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये अपवाद में ब्रोमीन है, जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी को बता दें कि कोई भी धातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है। उसके बाद में कहता है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे कठोर तत्व हीरा होता है और हीरा एक अधातु है। उसके बाद में कहता है कि किस धातु को चाकू से आसानी तरीके से काट सकते हैं। तो याद रखिएगा, चाकू से आसानी तरीके से हम सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को काट सकते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर स्वतः जल उठता है। तो दोस्तों श्वेत फास्फोरस एक ऐसा अधातु है जो कमरे के समान ताप पर ऑटोमेटिक उसमें आग लग जाता है, स्वतः जलने लगता है। अगला सवाल कहता है कि मिश्र धातु कौन सा है। तो याद रखिएगा, मिश्र धातु पीतल मिश्र धातु है।
उसके बाद में सोल्डर है, कांसा है, स्टेनलेस स्टील है, ये सभी के सभी मिश्र धातु है पीतल का। पारा का अयस्क क्या होता है? तो याद रखिएगा पारा का अयस्क सिनेबार होता है। लोहा का अयस्क क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लोहा का अयस्क। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये लोहा के 3 प्रमुख अयस्क होते हैं। उसके बाद में है एल्युमिनियम के अयस्क कितने होते हैं? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम के भी 3 अयस्क होते हैं। बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये होते हैं एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क। उसके बाद में जितना भी क्वेश्चन हम आप सभी बताने जा रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित है। पहला सवाल कहता है पोषण कितने प्रकार की होती हैं? याद रखिएगा पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषण, तो दूसरा होते हैं परपोषण। कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? ये भी सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछ सकता है कि कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो दोस्तों मृत जीवों से प्राप्त होने वाले पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं और कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को लीवर यानी अयकृत ग्रंथि कहा जाता है, जिसका जो वजन है 1.5 किलोग्राम होता है। अगला सवाल कहता है प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो याद रखिएगा हरित लवक एक ऐसा अंग है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? दोस्तों याद रखिएगा भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, यानी पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ पे जाके संपन्न हो जाती है? तो इस क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। क्वेश्चन का सही जवाब छोटी आंत हो जाएगा। उसके बाद में आइए इधर से अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि मानव के हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य के हृदय में वेशमों की संख्या 4 पाई जाती है। कितने पाई जाती है दोस्तों? 4 पाई जाती है। मेढक के हृदय में वेशमों की संख्या 3 पाई जाती है। तो वहीं पे मछली के हृदय में वेशमों की संख्या 2 पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है कि मेढक के हृदय में 3 पाई जाती है जबकि मछली के हृदय में 2 वेशम पाए जाते हैं। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा पौधों में जल का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तो वहीं में पौधों में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। अगला सवाल कहता है कि फ्लोएम में कोशिका कैसी होती है? तो याद रखिएगा जाइलम की कोशिका मरा हुआ होती है यानी मृत होती है। तो वहीं पे फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। उसके बाद में कहता है कि रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की जो प्रतिशत है वो 7% होती है। अगला सवाल यहाँ पे फिजिक्स से लिया गया है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्ता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो जब भी फोकसांतर यानी फोकस दूरी का मान सबसे पहले आएगा तो a बराबर r/2 हो जाएगा। यदि पहले वक्ता त्रिज्या रहता तो r बराबर 2f हो जाता, क्योंकि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के आधी होती है। तो वहीं पे वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। उसके बाद में कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? तो वक्ता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद में ये याद रखिएगा कि दंत विशेष किस दर्पण में ये उपयोग करते हैं? तो दंत विशेषज्ञ यानी जितने भी दांत के डॉक्टर होते हैं वे दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। इस प्रकार से होते हैं। ये आपतन बिंदु है, ठीक है जी। इतर जाता है आपतित किरण आपतन बिंदु से टच करके परावर्तित हो जाता है। बीच में एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम सभी लंब के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम हो गया। ये आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये है प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि किस दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें किसी वस्तुओं का छोटा, सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवालों का ऑप्शन को चेंज कर दिया जाता है। पूछा जाता है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में रहेगा परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण हो जाएगा। यदि नहीं रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा निर्गत कोण, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देख लेते हैं। कहता है कि जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण हो जाता है। तो याद रखिएगा जब भी प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी ना तो अपवर्तन कोण के जो मान है वो 0 हो जाएगा।
इसके बाद में कहता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा कि नीला रंग का जो प्रकीर्णन है, नीला अर्थात नीला रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। तो एक प्रकीर्णन पूछा जाता है, एक तरंगदैर्घ्य पूछा जाता है, तो एक विचलन पूछा जाता है। तो किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी हो जाएगा। ठीक है जी। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल हो जाएगा। और किस वर्ण का यहाँ पे प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीला हो जाएगा। यही कारण है कि वायुमंडल अर्थात आकाश का जो रंग है हमें नीला दिखाई देता है। अगला सवाल कहता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखिए यहाँ पे लाल हो गया। और इसका विचलन सबसे कम होता है। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी का। और किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी का। उसके बाद में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पे कोई भी कण ना होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का जो रंग है वो काला दिखाई पड़ता है। अगला सवाल, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर पड़ने के उपरांत 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है इसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कहता है कि स्पेक्ट्रम यानी प्रकाश के 7 रंग को व्यक्त करने के लिए किसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम प्रिज्म का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब प्रिज्म हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। अभी अभी आपने देखा कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर पड़ने के उपरांत 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। एक प्रिज्म में कितने सतह होती हैं, याद रखिएगा एक प्रिज्म में इस प्रकार से 5 सतह होती हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 5 हो जाएगा। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। अभी अभी आपने देखा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, तो अभी ना ये प्रिज्म पे जाके 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तथा हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं जी, तो 7 रंग होते हैं। अगला सवाल, खतरे के निशान के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को बता दें कि खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिससे वो दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है। अगला सवाल कहता है कि कोलाइडी विलयन को लंबवत कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो यह टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। किस दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला एवं अपारदर्शी हो जाता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब मोतियाबिंद हो जाएगा। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा बैंगनी और बाहरी का हिस्सा लाल होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बता पाए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन 10वीं कक्षा 2022 में छात्र छात्राएं जितने भी एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी ही ज़्यादा वीवीआई था। वीडियो पसंद आया हो तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वीं कक्षा का जितने भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से हम नोट्स बनाए हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। मोबाइल ऐप में जाके तमाम पीडीएफ को आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम आप सभी के लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।